जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो इससे पहले जितने भी 16 टॉपिक कवर कराए हैं वह आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये 17वां टॉपिक है जिसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कवर करेंगे। तो इसमें आपको टोटल 68 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। टोटल जो है 68 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और हर क्वेश्चन में जितना भी डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है उसको कवर करते चलेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम वैसा ही बुक से आपको कवर कराते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। तो इससे जितना जो 16 टॉपिक करवाए हैं उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, जो कि बायोलॉजी एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें टोटल लेके चले हैं 68 क्वेश्चन जो कि इसमें इस बुक में दिया हुआ है, और इसका डिटेल भी दिया हुआ है। तो दोनों को कवर करते चलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सारा कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। प्रकाश संश्लेषण से जो है क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है, या ग्रेना में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन में होता है। क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को स्ट्रोमा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। और स्ट्रोमा जो है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन में होता है। ये फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन में होता है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जड़ में पाए जाने वाला प्लासिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह रंगहीन होता है, जो भोजन संचय के कारण फूल जाता है। इसमें भोजन जो संचय होता है उसी के कारण यह क्या होता है? तो फूल जाता है। दूसरा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर याद रखेगा, बार बार पूछता है, कौन सा शैवाल जो है अगर निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो अगर निर्माण के लिए जो प्रयुक्त होता है वह होता है ग्रेसिलेरिया में होता है, इसे याद रखिएगा। आगे है कि गैलिडियम से भी अगर प्राप्त किया जाता है। गैलिडियम से भी अगर प्राप्त किया जाता है, जबकि नॉन स्टॉक एनाबीना शैवाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता होता है। नॉन स्टॉक एनाबीना शैवाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। उसके बाद देखिए जेंथोफिल। जेंथोफिल क्या है? तो जेंथोफिल जो है यह क्या है? तो जेंथोफिल जो होता है यह पीले रंग का होता है। जेंथोफिल जो है यह पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो वह हो जाएगा C40H56 और O2 हो जाएगा, ये याद रखेगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल 1 या ए कह सकते हैं, और क्लोरोफिल 2। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ए का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है C55H72O5 और N4Mg होता है, जो कि हरा रंग का होता है। और क्लोरोफिल बी जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C55H70O6N4 और Mg होता है, यह भी हरा रंग का होता है। तो दोनों जो होता है हरा रंग का होता है। कैरोटीन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है C40H56 होता है, यह रेड कलर का होता है। कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है। मॉस याद रखिएगा, मॉस बायोफाइटा पादप समूह का पौधा है। मॉस जो है बायोफाइटा पादप समूह का पौधा है। यह भूमि के अपवर्तन को कम करने का काम करता है। कौन करता है? तो मॉस करता है। जबकि बायोफाइटा समूह के पौधे को पादप समूह का उभयचर भी कहा जाता है। पूछेगा कि पादप समूह का उभयचर किस पौधे को कहा जाता है? तो बायोफाइटा को कहा जाता है, यानी बायोफाइटा समूह के पौधे को उभयचर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। बरसात के दिनों में भूमि जो है यह फिसलनदार हो जाता है। यह किसके कारण होता है? यह जो होता है नील हरित शैवाल के कारण होता है। नील हरित शैवाल के कारण ही क्या होता है? बरसात के दिनों में फिसलन हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? तो लाल सागर का लालपन जो होता है वह होता है, तो सागर के जल में ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो यह लालपन होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधिकांश शैवाल में संघरित भोज्य पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? तो वह जो भोज्य पदार्थ होता है वह हमेशा रहता है स्टार्च और ऑयल के रूप में रहता है। करा कि अधिकांश शैवालों में संघरित भोज्य पदार्थ जो होता है यह स्टार्च और ऑयल के रूप में रहता है।
ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड है जो जल में अघुलनशील है, यानी कि जल में यह घुल नहीं सकता है। और कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को बसा कहते हैं। कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को बसा कहते हैं। बसा जल में अघुलनशील होता है। बसा जो है जल में अघुलनशील होता है, किंतु ईथर या क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन में घुलनशील होता है। बसा जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है, लेकिन ईथर और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में क्या होता है, यह घुलनशील होता है। उसके बाद देखिए जलीय काई। जलीय काई का कारण क्या है, तो वाटर ब्लूम का कारण क्या है, तो यह जो होता है नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है, नील हरित शैवाल होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है वह प्रकाश संश्लेषण में। करा कि अंगों के वैसे समूह जो भोजन को पचाने या कार्य करते हैं उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। करा कि अंगों के वैसे समूह जो भोजन को पचाने का कार्य करता है उसे ही पाचन तंत्र कहा जाता है। श्वसन, देखिए श्वसन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें O2 का ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 में परिवर्तित होता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण होती है। श्वसन की क्रिया जो होता है ऑक्सीकरण है। श्वसन की क्रिया जो होता है यह ऑक्सीकरण है। और बाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है, बाष्पोत्सर्जन जो है वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल बाष्प के रूप में छोड़ता है, पत्ती के निचले भाग में पाए जाने वाले से जल निकालता है। कराई बाष्पोत्सर्जन की वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल बाष्प के रूप में छोड़ता है और पत्ती के निचले भाग में पाए जाने वाले स्टोमेटास से जल निकालता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो ATP का निर्माण होता है। क्या होता है, तो ATP का निर्माण होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो ATP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित अभिक्रिया हरित लवक में पाए जाने वाले ग्रेना में होता है। कहाँ होता है, तो हरित लवक में पाए जाने वाले ग्रेना में होता है। ग्रेना में ATP का निर्माण होता है। ग्रेना में क्या होता है, तो ATP का निर्माण होता है तथा जल का अपघटन होता है। इसमें क्या होता है, जल का अपघटन भी होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप O2 गैस निकलते हैं। क्या होता है, तो जल के अपघटन जब होता है तो उससे क्या होता है, O2 गैस निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो यह परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखिए विकिरण। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है, तो कहाँ किया जाता है, तो यह किया जाता है संचित भोजन के रूप में किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ATP का फुल फॉर्म। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूर्ण रूप होता है, जबकि इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य जो होता है वह होता है प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन करता है। प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटक करता है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी Mg धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है। ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है जो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाल प्रकाश में होता है, तथा सबसे कम जो होता है बैगनी प्रकाश में होता है। सबसे कम जो होता है बैगनी प्रकाश में होता है और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल प्रकाश में होता है। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हरा प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं होती है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जो होता है वह क्या होता है, जल के अणुओं का अपघटन होता है। जल के अणुओं का क्या होता है, अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है, तो जल के अणुओं का अपघटन होता है। उसके बाद देखिए जल के अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है। जल का जब अपघटन होता है तो उसके फलस्वरूप में क्या होता है, तो O2 का निर्माण यानी मुक्त हो जाता है। O2 क्या होता है, तो यह मुक्त हो जाता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित गरेना में होता है। किस में होता है, तो गरेना में होता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित गरेना में संपन्न होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में ड्राक रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में संपन्न होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है, तो वह किसका होता है, तो वह होता है लाल रोशनी का होता है, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% ही प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता जो होता है 1 से लेकर 2% ही आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद है CO2 का उपयोग किस में होता है,
तो CO2 का उपयोग जो होता है वह किस में होता है? तो वह होता है अंधकार प्रक्रिया में होता है, अंधकार प्रक्रिया में होता है, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। आगे की प्रकाश संश्लेषण में जल के टूटने की क्रिया को फोटोलिसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में जड़ के टूटने की क्रिया को, जल की टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोलिसिस कहते हैं। उसके बाद है कि पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन किस क्रिया से होता है? तो वह होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। करा कि श्वसन में जो होता है O2 का अवशोषण होता है तथा CO2 का निष्कासन होता है या निकास होता है। श्वसन अगर क्रिया होता है श्वसन में तो क्या होता है? O2 का अवशोषण होता है और CO2 का निष्कास होता है। उसके बाद है पत्तियों में पाए जाने वाले अस्ट्रोमा यानी रंध्र में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है हमेशा दिन में होता है। रात्रि में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जबकि रात्रि में जो क्रिया होती है उसे बिंदु स्राव कहते हैं। क्या कहा जाता है? बिंदु स्राव कहा जाता है। रात्रि में जो क्रिया होता है उसे बिंदु स्राव कहा जाता है। उसके बाद देखिए कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कोशिका के करा कि किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यह प्लांट और एनिमल सेल में भी होता है या पाया जाता है। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यह प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। उसके बाद देखिए यह ऊर्जा यानी ATP के रूप में होता है, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। यह प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस के खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। यह कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। न्यूक्लियस की खोज जो किया था किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रित कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, यह केवल हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमेशा हरा रंग का ही होगा। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट यानी पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। और गोल्गी बॉडी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि इसका खोज किसने किया था? तो गोल्गी ने किया था। तो इसका खोज ने किसने किया था? तो कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है। गोल्गी बॉडी सेल में पदार्थ के परिवहन में सहायता होता है। गोल्गी बॉडी सेल में पदार्थ के परिवहन में सहायता होता है, अतः इसे डॉक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक यानी अणुओं के यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। यह क्या करता है? तो लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण जो क्या होता है? तो यह पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के प्रोटॉन द्वारा उत्तेजन करता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण जो होता है पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन करता है। उसके बाद देखिए बाष्प उत्सर्जन मापने का यंत्र। बाष्प उत्सर्जन मापने का यंत्र जो होता है वह होता है फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। बाष्प उत्सर्जन मापने का यंत्र जो है फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यानी द्रवों का अपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जांच की जाती है। जबकि पौधे की वृद्धि जो मापा जाता है वह मापा जाता है एक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद है कि पौधे में मुरझाना किसकी अधिकता से होती है? कह रहा है कि पौधे में मुरझाना किसकी अधिकता से होती है? तो वह होता है बाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण क्या होता है? पौधे मुरझा जाते हैं। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो वह करता है साइटोक्रोम। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो वह है साइटोक्रोम। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। यह ADP को ATP यानी ADP को ATP तथा ATP को ADP में परिवर्तित करती है। कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। उसके बाद है अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो अधिकतर पौधे जो है यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। पौधे भूमि से नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करता है, जबकि मिट्टी में एजेटोबैक्टीरिया पाया जाता है। एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। उसके बाद देखिए कि दाल वाला पौधा यानी दलहन पौधा के जड़ में
राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नील हरित शैवाल धान के खेतों में पाया जाता है। नील हरित शैवाल जो है यह धान के खेतों में पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। उसके बाद देखिए क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, यानी क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण क्या होता है, तो वह होता है फ्यूमेरिक अम्ल में होता है। क्रेब्स यानी क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र जो होता है यह कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, तो मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। उसके बाद है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन सा है, तो वह है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम होता है। कह रहा है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह धात्विक तत्व कौन सी है, तो वह है मैग्नीशियम और कैल्शियम। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, तो वह जो होता है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग या उपभोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पौधे में गैसें यानी पौधे में गैसों का बी नियम किसके द्वारा होता है, तो बी नियम जो होता है पौधे में गैसों का अस्टोमेटा के द्वारा होता है। अस्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। अस्टोमेटा जो है यह केवल दिन में खुलता है और रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यूटिकल तना में पाया जाता है जिसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यह जल की हानि को कम करता है। पौधे जो है किस विधि से भोजन का निर्माण करता है, तो पौधा जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा जो गैस छोड़ा जाता है वह रहता है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 यानी CO2 और H2O सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करता है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादक है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अपसूचन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वह अपसूचन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होता है, यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या होता है, तो इसका भूमिका जो होता है प्रकाश का अवशोषण करना होता है। क्या करना होता है, तो प्रकाश का अवशोषण करना होता है। किसका काम, तो क्लोरोफिल का काम होता है। उसके बाद देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित होती है यानी किस में बदल जाती है, तो वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है कि वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वह कौन सी प्रक्रिया है जो पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है, तो वह है श्वसन की प्रक्रिया। याद रखिएगा, श्वसन के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन की क्रिया जो है यह ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन एक उपापचय प्रक्रिया है। क्या है, श्वसन एक उपापचय प्रक्रिया है। उसके बाद है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडलीय में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण होता है, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होता है। दिन के समय जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होता है। कह रहा है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है वह अधिक होता है। इसी कारण हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक छोड़ते प्रतीत होते हैं। उसके बाद देखिए कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है, तो वह होता है किसके रूप में, तो वह होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एल्गी में पौधे करा कि एल्गी में भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहता है। एल्गी में भोज्य जो रहता है वह मंड के रूप में संचित रहता है। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोग में किया था, तो वह है क्लोरेला। करा कि क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग केल्विन एवं ठन के साथियों ने फोटोसिंथेसिस के प्रयोग में किया था। उसके बाद है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंग भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो कुछ किसमें किया जाता है, तो वह किया जाता है बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जीवाणु जो होता है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग के से प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। आगे की प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह
क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद है कि हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे जो है किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो वह बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण में किसका? ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण जो होता है वह ऑक्सीजन का होता है, यानी कि जल का। ऑक्सीजन के साथ जल का होता है। उसके बाद है निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो कार्बोहाइड्रेट में जो बदलता है, यानी जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलता है, वह शैवाल बदलता है। उसके बाद है पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायता करता है? तो क्लोरोफिल यानी पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायता करता है? तो वह करता है मैग्नीशियम। क्या करता है? मैग्नीशियम सहायता करता है। पोटेशियम की कमी से पौधे में वृद्धि रुक जाती है। पोटेशियम से क्या होता है? तो पौधे में वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियों में अंगमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? अंगमारी रोग हो जाता है। उसके बाद है कि पोटेशियम की कमी से लीव्स में ब्राउन स्कैर्चिंग और कर्लिंग तथा क्लोरोसिस होता है। फास्फोरस जो है पौधे में बीज के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फास्फोरस जो है बीज के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? फास्फोरस। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? तो वह काम करता है पर्णहरित। तो पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह होता है पादपों के हरे भाग से होता है, जिसे क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वहाँ से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की सब उल्टी प्रक्रिया जो है वह है लकड़ी का जलाना। लकड़ी का जलाना जो है यह प्रकाश संश्लेषण का उल्टी प्रक्रिया है। जबकि फलों का पकना, स्टार्च का पचना, लोहे को जंग लगना, ये सब प्रकाश संश्लेषण की सही प्रक्रिया है। उसके बाद है कि पत्तियों के वेद छिद्र क्या कहलाते हैं? पत्तियों के वेद छिद्र क्या कहलाते हैं? जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोथोड कहा जाता है, जिसमें समय समय पर द्रव का रिसाव होता है। हाइड्रोथोड को जल रंध्र भी कहा जाता है। हाइड्रोथोड को जल रंध्र भी कहते हैं। पत्तियों पर जब जल की बूंदें जमा हो जाती है तब इस क्रिया को ग्यूटेशन कहा जाता है, जिसे बिंदु शराब भी कह सकते हैं। आगे की पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्र यानी अस्टोमेटा के द्वारा होता है। अस्टोमेटा सामान्यतः दिन में खुलते हैं और रात में क्या होता है? बंद हो जाता है। लेंटिसेल पौधे के उत्तक के बाहरी छिद्र होते हैं जो गैस का विनियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पौधे को पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद होने का कारण क्या है? तो उसमें मौजूद जो होने का कारण क्या होता है? तो वह होता है क्लोरोफिल। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं किया जाता है। तो वह रेत का प्रयोग नहीं होता है, जबकि जल का प्रयोग होता है, प्रकाश का प्रयोग होता है, मिट्टी का प्रयोग होता है। और किसका नहीं होगा? तो रेत का प्रयोग इसमें नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अस्थायी रूप से उत्पाद जो होता है या प्रथम अस्थायी उत्पाद जो होता है ग्लूकोज के रूप में होता है। याद रखिएगा। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है, इस कारण से अप्रकाशी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश के दौरान उत्पन्न NADPH2 तथा ATP दोनों अणुओं का प्रयोग होता है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं, यह कहलाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आत्पोवधित कहा जाता है। यह एक पौधे का समूह है जो कि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद देखिए कि वैसे पौधे जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं उसे मरुद्भूमि कहलाते हैं, जैसे आख, मादर, मंजू इत्यादि आता है। साइकस पात्रकों में पाए जाने वाला एक संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या होता है या क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण साइकस के पत्तियों में होता है। साइकस के पत्तियों में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद देखिए रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है। रंध्र जो है मुख द्वार किस पर आधारित है? तो वह जो रहता है अतः प्रसारण पर यह आधारित है। उसके बाद देखिए कि जब
जब जल रक्षी कोशिका में प्रवेश करता है तो प्रेशर में वृद्धि होने के कारण रद्द खुल जाता है, अतः प्रसरण होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? तो काई का एक उदाहरण जो होता है वह कौन सा है? सेफेलियोरास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो वह हटाता कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को जो हटाता है वह रहता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाता है। उसके बाद देखिए पत्तियों में हरित वर्णक में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं हो सकती है। बायोडिग्रेशन का संबंध प्रदूषण से होता है, जबकि गैल्वेनीकरण के द्वारा धातुओं का आरक्षित किया जाता है। गैल्वेनीकरण के द्वारा धातुओं को संरक्षित किया जाता है। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म जो है यह गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे में या पौधे की वृद्धि करता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वह जो आता है कहाँ से आता है? तो वह पानी से आता है। कह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वह पानी से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वह कौन सा है? तो वह है राइजोबियम है। राइजोबियम जो है यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम आदि जीवाणु लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधे की जड़ में रहते हैं और वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एनाबीना तथा नॉन स्टॉक नामक रासायनिक बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एनाबीना नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है? तो यह वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से भूमि उपजाऊ होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारण ही भूमि क्या होता है? उपजाऊ होता है। उसके बाद देखिए पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। यानी पौधे की पत्तियों से पानी की वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। जाइलम संवहन उत्तक है। जाइलम जो है यह संवहन उत्तक है जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम जो है यह एक संवाहक उत्तक है और जो क्या करता है? तो जल एवं खनिजों लवणों का संवहन एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम देखिए फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम भी एक संवहन उत्तक है जो मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। यानी कि पत्तियों द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है उसको सभी अंग पौधे के भागों में पहुंचाता है। यानी पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वह करता है फ्लोएम। और फ्लोएम और जाइलम जो क्या है? यह संवहन उत्तक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें आवश्यक पड़ता है तो वह पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम जो है एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल में जो है बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग को ग्रहण करता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन से हैं? तो वह होता है साइनोबैक्टीरिया। करा पृथ्वी पर पाने जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन से थे? तो वह था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषित जीवधारी होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है यह प्रकाश संश्लेषित जीवधारी होता है। इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह भी माना जाता है। इन्हें क्या? तो पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह भी माना जाता है। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं को मूलतः संरचना शैवाल की अपेक्षा जीवाणुओं में अधिक समानता रखते हैं। कह रहा है संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं को मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं में अधिक समानता रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ये कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। यह जो है यह साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ यानी कवक से लेकर साइकस के तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन से थे? तो वह था साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन से थे? तो वह था साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन जो हवा में मुक्त होता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण में। तरह की किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त हो जाती है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण में।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछ रहा है कौन सा आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें चाहिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, जबकि ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। तो पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चाहिए और साथ में जल की आवश्यकता भी होती है, जबकि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, O2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इन तत्वों की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी इन तत्वों की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। स्थलीय पौधे यानी वायुमंडल से CO2 लेते हैं और जलीय पौधे जल में घुले CO2 लेते हैं। कह रहा कि स्थलीय पौधे जो है वायुमंडल से CO2 लेता है, जबकि जलीय पौधे जो है यह जल में घुले CO2 लेता है। उसके बाद है पौधे द्वारा यानी पौधे जो है किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है, तो अतिरिक्त जल का छुटकारा जो पाता है वह बाष्पोत्सर्जन से पाता है। यानी पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही उसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है, जबकि जल पौधे में अस्थायी होता है। जल जो है पौधे में अस्थायी रहता है, जबकि जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती के निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम निष्कासित हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता से बाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ जाता है। प्रकाश की तीव्रता से जो है बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, तो वह भी बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, तो घट जाता है। जब आर्द्रता बढ़ता है तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, तो घट जाता है। वायु की गति तेज होने पर बाष्पोत्सर्जन की तीव्रता यानी तीव्र गति हो जाती है। वायु की गति जो है तेज होने पर क्या होता है, तो बाष्पोत्सर्जन की तीव्र गति से हो जाता है। उसके बाद देखिए आर्द्रता वातावरण बाष्पोत्सर्जन की गति को धीमा करने वाला कारक होता है। आर्द्रता जो है बाष्पोत्सर्जन की गति को धीमा करने वाला कारक होता है। आर्द्रता के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, तो यह भी घट जाती है। और बाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण एवं रसारोहण में सहायक होता है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसतन अपने भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है। करा कि एक वृक्ष जो है अपने जीवन काल में औसतन अपने भार का लगभग 100 गुना से ज़्यादा जल वाष्पित करता है। जल पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उड़ जाता है। जल जो है पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, तो उड़ जाता है। रंध्र का जो है बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं के अस्तित्व में बदलाव होता है, जबकि लाइसीमीटर एक यंत्र है जो पौधों से बाष्पीकरण की दर को मापता है। लाइसीमीटर जो है क्या करता है, तो पौधे में जो बाष्पीकरण होता है उसको मापता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। करा कि गौड़ कोशिका में किसकी प्रभाव होने पर वे फूल जाते हैं, जिसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है, तो वह होता है पानी की प्रभाव। यानी कि पानी की प्रभावित होने पर जो वह होता है फूल जाता है और उसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। करा कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया स्टोमाटा के क्लोरोफिल में होता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया जो होता है स्टोमाटा का क्लोरोफिल में होता है, जबकि इस क्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनाता है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनाता है, जबकि प्रकाश जो है रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है यह क्लोरोफिल के ग्रेना के भाग में होता है। तो आज हम पढ़ें किसके बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ें, जबकि अगला टॉपिक नंबर 18 लेकर आएंगे परागण के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अधिक पूछता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इससे पहले जितने भी 16 चैप्टर कराए हैं बायोलॉजी का, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 17 था जिसमें प्रकाश संश्लेषण था। तो इससे पहले जो भी कराए हैं टॉपिक उसका प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।